और दोस्तों, इस वक़्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुँचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में ज़ाहिर बात है जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की। फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे। फिर अभी इमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री-इलेक्शन जीता है और आई थिंक उनकी जो पॉपुलैरिटी है मैक्रोन की पहले से कम हुई है मेरीन ले पेन के मुकाबले में। लेकिन फिर भी वो एक बड़े मार्जिन से जो उनका अप्रैल 2022 का जो इलेक्शन था वो जीते। तो जैसे ही अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री-इलेक्शन की और हम इंडिया-फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएँगे। खैर एनी हाउ ये तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। जब तक कहते हैं कि आप किसी को समझते नहीं, आप किसी को उनके बारे में प्लान नहीं बना सकते, पॉलिसी नहीं बना सकते। अब मज़े की बात ये है कि मोदी जी ने और इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन के ऊपर बात ही नहीं की। या बात नहीं की, उसको इग्नोर किया और इम्पोर्टेंस किसको दी है? इंडो पैसिफिक टाइज़ को। क्योंकि वो कह रहे हैं जी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। और साथ उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, वैल्यू दी, डिस्कशन कीजिए कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। यानी कि हम यूनिपोलर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। इंग्लैंड फ्रांस का प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस जो है वो इंग्लैंड और बर्तानिया और अमेरिका जो है, उसके इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहा है। जबकि इंडिया चीन के इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों जो अब सिंपल सी बात है कि एक इंग्लैंड की कोई वो ठीक है, इंग्लैंड इज़ ब्रिटानिया बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है सबके लिए, लेकिन इंग्लैंड ब्रिटानिया के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि ब्रिटानिया जो बेचारा है ना, दैट इज़ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस। और ये ज़ाहिर बात है, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। और अभी जो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो फ्रांस के साथ मिलके वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे किस तरह जो है वो अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाना है। जर्मनी के साथ जो उन्होंने बातें की वो तो क्लीन एनर्जी और इन चीज़ों में है। लेकिन फ्रांस के साथ मिलके जो इंडिया की एम्बिशंस हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। जब व्हेन इट कम्स टू जर्मनी एंड द नॉर्डिक समिट एंड ऑल दैट, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। जो फ्रेंच है वो जिसे कहते हैं ना, वो डसे हुए हैं वेस्ट के, ठीक है? रहते भी वेस्ट में, लेकिन वेस्ट के डसे भी हुए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने वैसे फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक पेपर भी लिखा हुआ है। सो थोड़ी-सी मुझे नाउ है और मैं उस वक़्त फ्रांस गया था। एक एक कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडो पैसिफिक के ऊपर फ्रांस ने काम किया, दैट वाज़ बेसिकली जो फ्रांस के फॉरेन ऑफिस और मिलिट्री ने वो कॉन्फ्रेंस कराई थी। खैर एनी हाउ, जिसमें पूरे अक्रॉस जिसे कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड से लेके तो इस हमारे खित्ते तक के लोग वहाँ मौजूद थे। खैर एनी हाउ, अ, अब ये है कि जो इंडियंस हैं वो कहते हैं कि हम चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस से बचना चाह रहे हैं। और जो फ्रेंच है वो कहते हैं कि हम इंग्लैंड को और अमेरिका को अपनी मर्ज़ी का इंडो पैसिफिक ऑर्डर ड्रा नहीं करने देंगे। ये है वो प्रॉब्लम। अब ये है कि वो जो फ्रेंच हैं, उनको बड़ा बुरा लगा जब अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा दी और कहा जी कि हम जो है वो अकेले ही इंडो पैसिफिक में जा रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है इसको किस तरह वेस्ट कैसे देखता है? अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो ग्लोबली वो ये कह रहा है कि जी हम नॉन अलाइन्ड हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, हमारे रशिया के साथ टाइज़ हैं और इस वक़्त कहा जा रहा है कि वेस्टर्न ममालिक में और ये पूरे इस वक़्त जो इम्पोर्टेंट पावरफुल कंट्रीज़ हैं 6-7, इनमें या तो इंडिया है जो कि उनसे पुतिन से बात कर सकता है या मैक्रोन बात कर सकते हैं, इन दोनों के अलावा कोई नहीं बात कर सकता। इन रशिया के साथ इंडिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, 80% जो आज भी जो इंडिया के पास वेपन्स है वो सारा जो है वो मॉस्को से आया हुआ है और वही मेंटेनेंस करते हैं और वो ज़ाहिर बात है, जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए और वो वही कर रहे हैं। अब इंडिया जो है आपको पता है, जो है वो एक बड़े पैमाने पे 2017 से लेके 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर रहा। सबसे बड़ा,
दिस इज़ आई एम कोटिंग सिपरी को मैं कोट कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2021 तक जो सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर था दैट वाज़ इंडिया, सेकंड नंबर पे इट वाज़ सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। खैर एनी हाउ अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफ़ाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फ़ायदा वो ये है कि वो राफ़ेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए हैं। उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है। फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो भी इस वक़्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है, बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और ये मेरा ख़्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज़्यादा बढ़ी है। और इस पे इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ मिलके इसलिए काम कर रहा है कि बिकॉज़ फ्रांस वो मुल्क है जो कि बेसिकली वेस्ट से वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाग चीरना। जो है ना अपने आप को डिसएसोसिएट करता है। वो हर एक चीज़ थ्योरी जो वेस्ट उनको अमेरिकन्स देना चाहते हैं वो बाय नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेंच थे दे आर वेरी अनहैप्पी विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका बिकॉज़ उन्होंने सारे के सारे यूरोप को बायपास कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये खत्म होती है, ये यहीं पे रहेगी और इंडो पैसिफिक में हम नए रूल्स बनाएँगे, हम इंडिया चाहिए, हमें जापान चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया चाहिए, हमें अपने इन पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है। सो वो कह रहे थे कि ठीक है, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है अगर फ्रांस को अमेरिका को, तो फ्रांस को तो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के अपनी ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं। और वो जो ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं, वो हमारी सॉवरेन लैंड है, हम तो वहाँ जो मर्ज़ी करें। वैसे उन्होंने उनको फ्रीडम दी है, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है, वो सारी फ्रेंच टेरिटरी अगर आप उसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पे एक इन्फ्लुएंस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका गोइंग टू दिस ये जो पैसिफिक रिम है, इस तक आप जाएँ तो आपको वो बड़े पैमाने पे फ्रांस का असर-ओ-रसूख नज़र आएगा। फिर फ्रांस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अनाउंस करा दी। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलके काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलके काम कर रहा है, तो इंडिया हैज़ बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब होगा क्या, होता क्या है? अब मोदी जो हैं, वो एक तरफ तो वो ज़ाहिर बात है अमेरिका के बड़े पार्टनर हैं, लेकिन मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो कहते हैं कि हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, वी डू नॉट वांट द अमेरिकन्स टू लीड अस। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया और फ्रांस जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। वो कहते हैं हम किसी एक सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करते। और एक लफ्ज़ होता है उसे कहते हैं मिनी मल्टीलैटरलिज़्म। मिनी मल्टीलैटरलिज़्म इज़ कि कोई एक स्टेट जो है वो अपने ही अंदर अपने छोटे कुछ फ्रेंडली ममालिक को मिला के अपना एक ऑर्डर जनरेट करे। वो कहते हैं हम मिनी मल्टीलैटरलिज़्म की बात भी नहीं करते, हम यूनिलैटरलिज़्म की बात भी नहीं करते, हम मल्टीलैटरलिज़्म की बात करते हैं। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि बाकी ममालिक को भी दिया जाए। और इंडिया के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे जवाहरलाल नेहरू वो भी इसकी बात करते रहे। फिर वो इंडिया नॉन अलाइन्ड रहा और वो सारा उस वक़्त चलता रहा। और अभी आप देखें ना अभी अमेरिकन्स को प्रॉब्लम थी, अमेरिकन्स नेवर रियलाइज़ दैट इंडिया को उनको ये वैल्यू देनी पड़ेगी कि यकदम जो है वो इंडिया ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो की है। द रीज़न बिहाइंड इज़ इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव उनके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है, दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीज़ें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी हाइब्रिड रिजीम। हम तो तजर्बे कर रहे हैं ना, हमने डायरेक्शन क्या लेनी है, हम डायरेक्शन लेते हैं, जहाज साडा उड़दा है, नाल ही फिर वो थल्ले फारग। क्यों? बिकॉज़ रीज़न बिहाइंड इज़ कि अभी वो उसमें हम चल ही नहीं पाते। इंडिया को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। 10 साल मोदी जी गुज़ारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुज़ारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। खैर एनी हाउ, सो ये जो चीज़ें हैं, फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी। वो फ्रांस जो है वो इंग्लैंड को कहता है भाई तुम जो है ना तुम एक वैसल स्टेट हो अमेरिका की। ठीक है जी। और हम वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया और जो फ्रांस है वो बड़ी ताकतें नहीं है।
ठीक है? ये मिडल इनको हम मिड साइज़ पार्ट्स कह लें या मिडल किंगडम्स इनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है या मिड साइज़ पार्ट्स इनको भी बुलाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी ताकतें नहीं हैं, लेकिन दे हैव एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। मुझे याद है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे 2007, 8, 9 की बात थी। तो हमारे सर एक हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2 कोर्स पढ़ते थे हम इंडिया के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से ये मेरे वो डिग्री में लिखे हुए हैं कोर्सेज़ 2। तो हम वो पढ़ते थे तो वो क्वेश्चन हुआ उस वक़्त मुझे एक सर ने पूछा, तो मैंने कहा मुझे तब भी अंदाज़ा था हम जब पढ़ते थे तो कि इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी। सो दिस कैपेबिलिटी जो है वी वर टॉकिंग बैक इन 2008 एंड 9 कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है दैट दे कैन ट्रांसलेट दिस कैपेबिलिटी इनटू समथिंग व्हिच दे वांट। सो इंडिया जो है वो और फ्रांस जो है दे बोथ हैव फ्रांस का तो खैर ये है कि वो थोड़ा जनरेशनली ऑब्वियसली दे आर रिच एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। सो ये जो चीज़ें हैं इंडिया और फ्रांस मिल के मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये ज़ाहिर बात है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे, इससे मामलात जो हैं वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। मोदी जी को नुकसान होता अगर मेरीन ले पेन जो हैं वो बात करती, बिकॉज़ वो शी वाज़ अ राइट विंग आइसोलेशनिज़्म की बात करती थी। लेकिन मोदी जी मैक्रोन के वापस आने से मोदी को जो वेस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंस मिला है, जो कि शायद वो जो एक फ्रेंडशिप जर्मनी में एंगेला मर्केल थी, उनके इंटरेस्ट और हैं। वो ज़्यादातर इंटरनल बात करते हैं, इकोनॉमी की, क्लीन एनर्जी की, डेवलपमेंट की, वो ट्रेड, एनर्जी इन चीज़ों पे बात करते हैं। मैक्रोन जो है ये फ्रांस का क्योंकि हिस्टोरिकली एक इंपीरियल पावर रहा है, पूरे अफ्रीका में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था सारा कुछ। सो जो मैक्रोन है वो एक और चीज़ है। सो मैक्रोन जो है वो ग्लोबल एजेंडे की बात कर रहा है और उस ग्लोबल एजेंडे में ज़ाहिर बात है वो सबको फिर लेते हैं। सो वो कहते हैं कि जी हमें तो मल्टीपोलर के ऊपर बात करनी है और फिर अबव ऑल इंडो फ्रेंच जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करना है। अब इंडो फ्रेंच रिलेशन जो है वो ज़ाहिर बात है दैट इज़ टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए है और इसमें वो अपनी एक बनाते हैं कि हमें पुतिन को एंगेज करना है, तो हमने पुतिन को एंगेज करना है ताकि हम रेलेवेंट रह सकें अमेरिका और इंग्लैंड के लिए भी। और अमेरिका और इंग्लैंड को बता दें कि आपने जो कश्तियाँ जलाई हुई हैं, हमने वो कश्तियाँ नहीं जलाई हुई। अगर आपको याद हो कि यूक्रेन की वॉर से थोड़ा-सा पहले ही मैक्रोन जो थे, वो यूक्रेन भी गए थे और उधर भी गए थे जब वो बड़े लंबे टेबल की बात हुई कि उनको दूर बिठाया हुआ था मैक्रोन को और वो उनको वो शॉट्स नहीं दिए और वो सारा कुछ। सो अभी दोनों ममालिक के पास देखिए ना अब इंडो पैसिफिक एक ऐसा इंडिया को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है या इंडिया को एक इस तरह का एडवांटेज मिल गया है कि इंडिया फॉरएवर जिसे कहते हैं ना बिग चंक ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडिया पैसिफिक इंडो पैसिफिक और इंडिया जो है एज ए पॉजिटिव पावर वहां पे मौजूद है। अब हमें जारी बात है इस चीज को कैलकुलेट करना है कि वेयर डू वी स्टैंड और हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट किधर खड़े हुए हैं, हमारे रीजनल इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वी थिंक ऑन दैट इवन हम इस पे सोचते भी हैं। इंडो पैसिफिक में तो जो भले नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो, दोनों में इंडिया का और फ्रांस का आपस में जो है वो कोऑपरेशन मौजूद है और उस पे वो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी चाइनीज़ एक्सपेंशनिज़्म को देखना है। जैसे मैंने बात की मल्टीपोलैरिटी की देखनी है, फिर ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ 15 लाख फ्रेंच जो हैं वो इंडो पैसिफिक में रहते हैं। ठीक है जी, ये बड़े पैमाने पे है। फिर 8,000 फ़ौजी वहाँ पे रहते हैं फ्रांस के, तो एक बड़े पैमाने पे वो कह रहे हैं कि जी हमें वो देखना है। फिर जापान औस अगर आपको याद हो कि जो सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस दे रहा था और उसपे फिर बीच में जो है वो ब्रिटिश आ गए और अमेरिकन आ गए, उन्होंने उसको बाद में दबाया। तो बेसिकली वो जो एक राइवलरी इंग्लैंड इज़ नोन एज़ अ वैसल स्टेट फॉर अमेरिका वो जो राइवलरी चली जा रही है उसको वो कह रहे हैं कि इसके लिए शायद वो इंडिया को तोड़ना चाहता है फ्रांस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस जो है वो इंडिया को तोड़ सकता है फ्रॉम एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड पार्टिकुलरली ऑफ द यूएस।
because the Americans have too much to offer to India, which obviously the French can't offer. So ये चीजें हैं. So वो कह रहे हैं, जो स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर की बात करते हैं, फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसमें वो जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया और जो साउथ कोरिया वगैरह को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सारे के सारे ममालिक जो हैं, दे आर हेविली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस. एंड रिमेंबर, देयर इज अ कॉपरेशन एंड देयर इज अ competition between France and the US, and particularly this AUKUS and France as well. And यहाँ पे इंडिया के क्या फ्रांस के साथ खड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली इंडिया फ्रांस के साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन इंडिया जो है वो एक अपने आप को इन्फ्लुएंस देने की ज़रूर बात करेगा, वैल्यू ज़रूर देगा। और वो जो फ्रांस है वो चाहता है कि इंडिया को मेनस्ट्रीम करें, अपने ब्लॉक में लेके आएँ। लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, और कहा जाता है कि मोदी जी को ये बार-बार प्रेशराइज़ किया जाए कि वो वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो उसको जॉइन करें। प पेरिस को जो है वो ज़्यादा अहमियत दें एज़ कम्पेयर टू क्वाड को, बिकॉज़ उसमें ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया रिलाय नहीं कर सकता अमेरिका के ऊपर। सो अंदर खाते ये जो कंपटीशन है, ये चीज़ें जो हैं वो करते हैं। और मज़े की बात बताऊँ कि जो चीज़ें जो डिमांड अमेरिकन्स इंडिया से करते हैं ऑन रशिया एंड ऑल दैट, वो फ्रेंच नहीं करते। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसमें वो दोनों ममालिक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से भी बाहर रहना चाहते हैं, चाइना को भी कम्पीट करना चाहते हैं, अपने बायलैटरल ताल्लुकात को भी मेंटेन करना चाहते हैं। एंड इंडिया अंडरस्टैंड दिस हिस्टोरिकल कोल्ड वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएस विद फ्रांस जो है वो उसको भी बड़े डीपली समझते हैं। सो लेट्स सी ये क्या होता है, लेकिन ऑब्वियसली इन ऑल दैट कॉन्टेक्स्ट देयर आर challenges for Pakistan, and those challenges are very deep. The challenges are deep because हमारा एक ही वो जो बड़ा इशू था कश्मीर को, उसको there is no relevance of all that here, because forget मुस्लिम ब्रॉडशॉट तो 2000 ही बात है, वो फारग हो गई सारी, बिकॉज वहां से तो हम जाके पैसे पकड़ लेते हैं फटाफट, हमें वी नीड मनी फॉर रनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारा करना होता है और वो उसमें हम फंस जाते हैं। तो जारी बात है कश्मीर हैज नो वैल्यू इन दैट। ऑन द अदर हैंड जो है वो और बाकी फिर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ इमरान खान अनरिलायबिलिटी वो जो थी रही, और जो उन्होंने गंद किया और वो सारा। सो लेट्स सी व्हाट गोज एंड व्हाट कम्स इन दिस, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच।